हेलो। अब हम देखेंगे हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा। ये डिपेंड करेगा हमारा रेनफोर्स कितना प्रोवाइड किए हैं, और हमारा जो सेक्शन है वो बैलेंस्ड सेक्शन है या अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है या ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है। इन तीनों सेक्शन पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो ऊपर शिफ्ट होगा, और ऊपर शिफ्ट होगा तो क्यों होगा, या फिर नीचे शिफ्ट होगा और नीचे शिफ्ट होगा तो वो नीचे क्यों शिफ्ट हो रहा है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस्ड सेक्शन। बैलेंस्ड सेक्शन बैलेंस्ड सेक्शन में क्या है, हमारा जो रेनफोर्स्ड है, रेनफोर्स्ड का एक न्यूट्रल एक्सिस हो गया। अब न्यूट्रल एक्सिस है हमारा जो स्टील है, हमारा स्टील है सिग्मा एस टी है, और हमारा जो एफ सी के है, या इसे हम अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड से देखें तो सिग्मा ऑफ सी बी सी कहेंगे। ठीक है, सिग्मा ऑफ सी पी सी मतलब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। और हमारा जो स्टील है, स्टील का टेंशन है, वो दोनों एक साथ पहुंचेगा अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक एक साथ पहुंचेगा तो उस पर जो स्ट्रेंथ की वैल्यू आएगी वो हमारा एक साथ होगा, और जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस होगा वो हमारे सेंटर में होगा, मतलब पहले जहाँ पे था वहाँ पे ही रहेगा हमारा न्यूट्रल एक्सिस। अब क्या है, जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, अब हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है उसके बारे में हम देखते हैं कि ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, और अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन होगा तो क्या होगा, उस पर क्या इफेक्ट आएगा वो हम देखने वाले हैं। तो हमारे पास एक बीम है, इस बीम की न्यूट्रल एक्सिस, अगर हमारे पास जो बैलेंस सेक्शन था, हमारे पास अगर बैलेंस सेक्शन था तो इस तरह से हमारा न्यूट्रल एक्सिस आ रहा था, यहाँ पे हमारा न्यूट्रल एक्सिस आना था। अब क्या हो गया, हमारा ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है मतलब कि जो हमारा रेनफोर्स्ड है वो जितना चाहिए उससे ज़्यादा है, मतलब जितना रेनफोर्स चाहिए उतना रेनफोर्स से वो ज़्यादा है। मतलब कि फेल किस में होगा, फेल होगा कंक्रीट, फेल होगा मतलब कि कंप्रेशन में फेल होगा। ओवर रेनफोर्स्ड है मतलब कि हमारा जो रेनफोर्स्ड है वो ज़्यादा है, ज़्यादा है तो उस पर वो फेल होगा नहीं। तो फेल किस में होगा, फेल होगा कंक्रीट, और कंक्रीट फेल किस में होगा, कंप्रेशन में। तो कंक्रीट पहले फेल हो रहा है, कंक्रीट पहले फेल हो रहा है मतलब कि वो अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक पहले पहुंच जा रहा है। और जो हमारा स्टील है, स्टील अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंच पा रहा है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ से वो कम पे जा रहा है, मतलब कि जितना स्ट्रेंथ चाहिए उससे हमारे पास स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब रेनफोर्समेंट ज़्यादा है। और जो हमारा कंक्रीट है वो पहले अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक पहुंच जा रहा है, और रेनफोर्स्ड है वो ज़्यादा है मतलब कि अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंच रहा है। तो इसको अगर आप मिलाओ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसको अगर आप मिलाओ, स्केलिंग करो, प्रॉपर स्केलिंग करो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब कि जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, अभी जो एक्चुअल में न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पे है, वो कुछ नीचे शिफ्ट हो गया। मतलब कि ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन आया, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन आया, इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हो गया, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस या फिर न्यूट्रल एक्सिस बोल सकते हैं उसको। अगर हमारा न्यूट्रल एक्सिस, हमारा जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल न्यूट्रल एक्सिस है वो हमारा नीचे शिफ्ट हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन। या फिर अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा जो सेक्शन है वो ओवर एनफोर्स्ड है, तो अगर हमारा जो सेक्शन है और हमारा जो सेक्शन है वो ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन है तो हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो नीचे शिफ्ट होगा। अगर यही चीज़ हम देखें अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में देखें, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन मतलब कि रेनफोर्स्ड है वो जितना होना चाहिए उससे कम है, जितना रेनफोर्स्ड होना चाहिए उतने रेनफोर्समेंट से वहाँ पे रेनफोर्समेंट की वैल्यू कम है। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारा न्यूट्रल एक्सिस। अब हम देखेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस देखेंगे किसमें, अंडर रेनफोर्स्ड में, अंडर रेनफोर्समेंट में। अंडर रेनफोर्समेंट में देखेंगे तो अंडर रेनफोर्समेंट में क्या है कि हमारा जो स्टील की वैल्यू है, जो हमारा स्टील का वैल्यू है, जितना एक्चुअल में होना चाहिए स्टील की वैल्यू, वहाँ से उसकी जो वैल्यू है वो कम है। तो कम है मतलब कि स्टील जितना चाहिए उतना हमें नहीं मिल पाया, तो स्टील जो है वो अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक पहले पहुँच जाएगा, और जो हमारा
कंक्रीट है, कंक्रीट की मात्रा ज़्यादा है तो अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए यहाँ पे कुछ रहेगा। इसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ होने से पहले ही हमारा जो स्टील है वो फेल हो जाएगा। अगर हम इसको मिलाएं तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें एनालिसिस करें तो हमारा जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हमारा जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें इस चीज़ को ध्यान देना है कि हमारा ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है या अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है या फिर बैलेंस्ड सेक्शन है। तो तीनों चीज़ हमें देखने को मिला। अगर बैलेंस्ड सेक्शन है तो जो न्यूट्रल एक्सिस है और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है या फिर न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो तीनों सेम लाइन होगा, एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, अगर वहीं पे हम अंडर रेनफोर्स्ड की बात करें तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक ये पहले पहुंचेगा, मतलब कि कंक्रीट अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंचेगा। तो ऐसा कुछ डायग्राम बनाओगे तो जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा मतलब कि जो हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो कितना हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस है वो न्यूट्रल एक्सिस से कम होगा। न्यूट्रल एक्सिस यहाँ तक है और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस यहाँ तक है। तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है वो न्यूट्रल एक्सिस से छोटा होगा। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में क्या होगा, हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो न्यूट्रल एक्सिस से ज़्यादा होगा। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो, यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे 3 सेक्शन दिया हुआ है। सेक्शन है एक बैलेंस्ड सेक्शन, एक अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन और एक है ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो न्यूट्रल एक्सिस गिवन है वो इस लाइन में कुछ क्रॉस हो रहा है, इस लाइन में क्रॉस हो रहा है, मतलब कि बैलेंस्ड सेक्शन है वहाँ पे इक्वल जितना रेनफोर्समेंट है उतना ही वहाँ पे स्टील है, तो ये है सेंटर पे फेल हो रहा है, इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो सेंटर पे आ रहा है। अगर हम देखें अंडर रेनफोर्स्ड है मतलब कि हमारा जो स्टील है वो अपने अल्टीमेट तक पहुंच जा रहा है, अपने पीक तक पहुंच जा रहा है, और जो हमारा कंक्रीट है वो अपने पीक तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसका पीक कुछ यहाँ पे होगा। तो अगर इस पॉइंट्स को मिलाओगे तो यहाँ पे होगा कुछ जो हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आएगा यहाँ पे आएगा, और जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है उस न्यूट्रल एक्सिस से हमारा जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आ रहा है उसकी वैल्यू कम होगी। वो किस में होगा, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में। और अगर यही चीज़ हम देखें ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में, तो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में क्या हो जाएगा, हमारा रेनफोर्स्ड की वैल्यू ज़्यादा है और सिग्मा सीबीसी है अपने पीक तक पहुंच जाएगा, जबकि सिग्मा एसटी है अपने पीक तक नहीं पहुंचेगा। तो अपने सिग्मा एसटी अपने पीक तक नहीं पहुंचेगा और ये है अपने पीक तक पहुंच जाएगा। तो इसको आप अगर मिलाओगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, मतलब कि ये कुछ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा इस तरीके से हमारा जो पॉइंट्स मिलेंगे, इस तरीके से जो हमारे एक्सिस का डिस्टेंस मिलेगा वो हमें बताना होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें आगे जो भी सॉल्यूशंस करने हैं इसमें, हमें जो भी सॉल्यूशंस करना है इसमें वो देखना पड़ता है हमारा अंडर एनफोर्स्ड आ रहा है या ओवर एनफोर्स्ड आ रहा है। इसके बेसिस पे हमें देखना होता है कि हम स्टील में फेल होगा हमारा स्ट्रक्चर या फिर कंक्रीट में पहले फेल होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसे यूज़ करना है वो आगे हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, सिर्फ इस पर ये करना है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में एक एक्स्ट्रा चीज़ होता है, इस पर हम एक पॉइंट निकाल लेते हैं जेड। जेड क्या होता है, लीवर आर्म कैलकुलेट करना होता है। लीवर आर्म कैलकुलेट करने में सीखते हैं सबसे पहले, बहुत ही आसान है। लीवर आर्म क्या होता है, लीवर जो भी हम लीवर आर्म है, सेंट हमारा जो कंक्रीट में जितना फोर्सेस लग रहा है, कंक्रीट में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो फोर्सेस लग रहा है उसका सेंट्रॉइड, और जो हमारा स्टील है, स्टील पे जो फोर्सेस हैं, स्टील पे लगने वाले टेंशन का सेंट्रॉइड और कंप्रेशन का सेंट्रॉइड इन दोनों सेंट्रॉइड के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं लीवर आर्म। ठीक है, हमारा जो
टेंशन का सेंट्रॉइड टेंसाइल फोर्स जो भी लग रहा है टेंसाइल फोर्सेस, उस टेंसाइल फोर्स का सेंट्रॉइड, और कंप्रेसिव जोन में जो कंप्रेशन फोर्स लग रहा है उस कंप्रेशन फोर्स के सेंट्रॉइड के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं लीवर आर्म। और हम या तो कंप्रेशन फोर्स या फिर टेंशन फोर्स, कंप्रेशन फोर्स या फिर टेंशन फोर्सेस में इस लीवर आर्म की मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाता है हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, हमारा जो एग्ज़ाम में सवाल आएगा वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे आएगा, या फिर बैलेंस सेक्शन पे आएगा, या फिर अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन पे आएगा, या फिर ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन पे आएगा। ये हमें न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ देख के बताना है, या फिर क्वेश्चन में गिवन होगा वहाँ से हमें सॉल्व करना है। एक न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। काफ़ी हद तक ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होगा, ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा, और ऊपर शिफ्ट हो रहा है या नीचे शिफ्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो चीज़ हमें समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं लीवर आर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं और लीवर आर्म कितना होगा। ठीक है, लीवर आर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस डायग्राम को अगर आप देखो, इस डायग्राम को देखो तो हमारा जो टेंसाइल फोर्सेस है, टेंसाइल फोर्सेस है इस स्टील में लग रहा है। इस स्टील जो भी रेजिस्टेंस है ये स्टील रेजिस्टेंस कर रहा है, और जो स्टील का जो एरिया है इसका सेंट्रॉइड है, इसका जो एरिया है काफ़ी कम है, इसका जो एरिया है वो काफ़ी कम है, तो इसके सेंट्रॉइड, इसके जो बॉटम पार्ट है, तो इस बॉटम पार्ट में ही इसका जो सारा एरिया है, जो सारा फोर्सेस है इस पार्ट में ही आएगा। जो स्टील है, स्टील का एरिया काफ़ी कम है, स्टील का एरिया काफ़ी कम है, तो इस पे जो सारे फोर्सेस आएंगे इसके सेंट्रॉइड पे आएंगे। तो हम जो टेंसाइल फोर्सेस का सेंट्रॉइड है वो हम इस पॉइंट पे, इस लाइन पे मान के चलेंगे, और जो हमारा कंप्रेसिव है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जितने भी कंक्रीट हैं वो सारे कंक्रीट रेजिस्ट करेंगे। इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जितने भी कंक्रीट हैं वो सारे कंक्रीट हमारा कंप्रेशन रजिस्ट करेगा। और कंप्रेशन जोन का जो हमारा डायग्राम है, कंप्रेशन जोन का जो हमारा डायग्राम हो वो कुछ इस तरह से ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे पूरा कंप्रेशन लग रहा होगा। और अगर हम ये डिस्टेंस देखें, इस ट्रायंगल का डिस्टेंस देखें, अगर हम ट्रायंगल का डिस्टेंस देखें तो आपको पता होगा इसका जो सेंट्रॉइड होता है यहाँ से x/3 पे होता है, और यहाँ पे 2x/3 पे होता है। अगर हम इसको x मान लिए, टोटल x मान लें, अगर ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल के टोटल डिस्टेंस, अगर टोटल हाइट x है तो उसकी अगर हम सेंट्रॉइड देखें तो इस पॉइंट से, इस मेजर पॉइंट से, मतलब कि जो इस पॉइंट से इसकी जो सेंट्रोइडल एक्सिस की डिस्टेंस होगी वो x होगी, और इस पॉइंट से इसका जो एपेक्स है, एपेक्स वाले साइड से हम देखें, इसके एपेक्स या एपेक्स साइड से देखें तो 2x/3 होगा, अगर बेस साइड से देखें तो x/3 होगा। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेंट्रोइडल। और बेहतर होगा कि आपको पता होना चाहिए x/3, और हमारे एपेक्स साइड से 2x/3 होगा। तो हमारा जो कंप्रेसिव फोर्स का सेंट्रॉइड हो जाएगा टॉप से x/3 हो जाएगा, और हमारा जो लीवर आर्म हो जाएगा, लीवर आर्म कितना होगा, अगर टोटल डिस्टेंस d है, टोटल डिस्टेंस d है यहाँ से यहाँ तक की, अगर इफेक्टिव डिस्टेंस हम d बोलें तो इसका जो लीवर आर्म हो जाएगा d - x/3 इसकी लीवर आर्म हो जाएगी। तो यहाँ से लीवर आर्म कैलकुलेट कर लेंगे। लीवर आर्म होता क्या है कि कंप्रेसिव फोर्स का सेंट्रॉइड और टेंसाइल फोर्स का जो सेंट्रॉइड होता है उसके बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं लीवर आर्म। अब ये हो गया हमारा लीवर आर्म, लीवर आर्म कैलकुलेट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। अब कंप्रेसिव फोर्स देखते हैं कितना होगा, कंप्रेसिव टोटल कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा इस तरह से, कुछ ये दिख रहा है। कंप्रेसिव फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं x। यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो है, मान के चलते हैं x। और जो हमारा जो फोर्सेस है वो है सिग्मा ऑफ CBC। जो कंक्रीट का जो टोटल बेस है, जो टोटल स्ट्रेस आना है, कंक्रीट कितना स्ट्रेस बियर कर पाता है, इसका जो स्ट्रेंथ है कंप्रेशन में वो है सिग्मा ऑफ CBC, और इसकी जो बेस है वो है B। तो इसका जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस से हमें फोर्सेस कैलकुलेट करना है, स्ट्रेस से हमें फोर्सेस कैलकुलेट करना है। ये हमारा स्ट्रेस हो गया सिग्मा ऑफ CBC,
सिग्मा ऑफ CBC स्ट्रेस हो गया। तो स्ट्रेस में हमें फोर्सेस का स्ट्रेस से हमें फोर्स निकालना होता है, तो एरिया का मल्टीप्लाई करते हैं, और एरिया कितना है B/x, B/x हो गया हमारा एरिया, सॉरी 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब कि यहाँ से आप देख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस इंटू फोर्सेस होता है हमारा, सॉरी स्ट्रेस इंटू एरिया होता है हमारा फोर्सेस। तो हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस कितना है, सिग्मा ऑफ CBC स्ट्रेस है, एरिया क्या हो जाएगा 1/2 B/x, 1/2 B/s इंटू सिग्मा ऑफ CBC। तो ये यहाँ से हमारा हो गया कंप्रेसिव फोर्सेस। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे लीवर आर्म की। लीवर आर्म कितनी है D-x/3। लीवर आर्म क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस एंड टेंसाइल फोर्सेस। तो यहाँ पे हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कॉम्प्रेसिव जोन। अगर यही चीज़ अगर हम टेंसाइल जोन पे देखें तो टेंसाइल जोन पे भी देख सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंसाइल जोन। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंसाइल जोन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील इंटू सिग्मा ऑफ AST। एरिया ऑफ स्टील कैसे फाइंड आउट करेंगे, π/4 इंटू D², जितना नंबर्स है उतना नंबर्स हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा टोटल एरिया ऑफ स्टील। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं स्टील वाले पार्ट में। अगर हम बोल्ट या कनेक्शन पढ़ रहे थे पहले, तो वहाँ से हम बोल्ट का एरिया कैलकुलेट करते थे, और जितने नंबर्स ऑफ बोल्ट लगे होते थे उसका मल्टीप्लाई करते थे, तो जितना हमारा टोटल एरिया यहाँ से फाइंड आउट हो जाता था। AST सिग्मा AST इंटू D-x/3। तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंप्रेसिव जोन, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर टेंसाइल जोन। बैलेंस सेक्शन के लिए अगर हम देखें तो बैलेंस सेक्शन के लिए अगर हम देखेंगे तो जितना स्टील के लिए आएगा उतना जितना स्टील के लिए आएगा उतना जितना स्टील के लिए जितना कंक्रीट के लिए आएगा बैलेंस सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, उतना ही स्टील के लिए आएगा। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है तो वहाँ पे रेनफोर्स्ड की वैल्यू कम है, तो रेनफोर्स्ड की वैल्यू कम है तो रेनफोर्स्ड पहले फेल होगा। तो जो पहले फेल होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो पहले फेल होता है उसको हम फेल मानते हैं। अगर कोई भी चीज़ अगर 3 किलो न्यूटन में फेल होगा तो उसको, और 5 किलो न्यूटन में फेल होगा दो चीज़, तो फेल किस में मानेंगे, जो पहले फेल होगा। 3 किलो न्यूटन में पहले फेल हो जा रहा है तो 3 किलो न्यूटन को ही हम फेल मानेंगे। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में कौन फेल होगा, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में रेनफोर्स्ड कम है, तो रेनफोर्स्ड कम है मतलब रेनफोर्स्ड फेल होगा, रेनफोर्स्ड फेल होगा मतलब हम टेंसाइल वाले फोर्सेस को ले लेंगे। अगर वहीं पे ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है मतलब कि रेनफोर्स्ड की वैल्यू ज़्यादा है, रेनफोर्स्ड की वैल्यू ज़्यादा है मतलब कि कौन फेल होगा, कंक्रीट फेल होगा, और कंक्रीट पहले फेल होगा। तो इसलिए हम कंप्रेशन फेल को पहले लेके चलेंगे। तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अंडर रेनफोर्स्ड है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, बैलेंस सेक्शन है तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ पे डिवाइडेड बाई m होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये हम आगे क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे।